हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं कक्षा 12 भौतिकी भाग 1 के NCERT अभ्यास 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अभ्यास प्रश्न 1.15 यानी कि अध्याय 1 के 15वें क्वेश्चन पर हम लोग हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहूंगा। इस अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पूरे चैप्टर का निचोड़ मैंने 2 पार्ट में उसका वीडियो जो है यहाँ आई बटन में दिया हुआ है, तो उसको जरूर 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 आप उसको वॉच करें और उसमें के जो भी नियम सूत्र बताए हैं उसको नोट कर लें। आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ आई बटन में भी कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मैंने कमेंट में पिन किया हुआ है, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। यानी कि कोई वैद्युत क्षेत्र हमें दिया हुआ है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग के उस पार्श्व में, तो पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब होता है तल। क्या होता है? तल। जिसका तल YZ तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो देखिए यहां पर ये E बराबर 3 × 10⁻³ I कैप दिया हुआ है। तो देखिए जैसे आप देखते हो, क्या देखते हो? X अक्ष, Y अक्ष और Z अक्ष होता है। तो वहां पर जैसे ये 3 लंबकोणीय अक्ष हैं, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिविमीय, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, त्रिविमीय ज्यामिति में, तो यहां पर भी ये वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। वास्तव में जो E है वो एक सदिश राशि है। E क्या है? एक सदिश राशि है और इसमें दिशा का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये I कैप इसकी दिशा बता रहा है कि जो X, Y और Z अक्ष होता है तो इसकी दिशा I कैप लगा हुआ है, मतलब ये X अक्ष की तरफ है। तो अब यहाँ पे हमें फ्लक्स बताना है। अब देखिए यहाँ कई चीजें आपको नहीं मिल जाएंगी। जैसे देखिए कि ये फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है समझिए। देखिए जब कहीं वैद्युत क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए यहीं पर देखिए वैद्युत क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में एक अगर हम क्षेत्रफल कोई ले लें तो उसमें से होकर ये जो वैद्युत क्षेत्र, जो एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होती हैं। तो इस क्षेत्र से होकर कुल कितनी रेखाएं गुजर रही हैं वही उसका वैद्युत फ्लक्स होता है। तो जब आप इसका जो निचोड़ जो आई बटन में आपको मिलेगा सारांश 2 में इसका आपको मिलेगा, तो वहां पर मैंने बताया हुआ है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसको हम φE से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? φE से। और ये होता क्या है मैंने अभी बताया, इस क्षेत्रफल से होकर जाने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो ये टोटल संख्या ही होती है। और अगर फार्मूले के रूप में अगर हम बात करें तो φE बराबर होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो E वेक्टर का मान हमें यहां पर दिया हुआ है 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलाम। अब A वेक्टर हमें पता लगाना है। तो यहां पर देखिए कि ये 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। इसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर ऐसे, 10 सेंटीमीटर ऐसे, ये जो है 10 सेंटीमीटर इसकी चारों ओर भुजा है। तो यहां पर हल में हम इसको क्या लिखेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है, बस केवल आप यहाँ पर जो वीडियो है इसको देख लीजिए। इसमें चूंकि एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर E का मान वो तो हमें दिया हुआ है, हमें A निकालना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ E बराबर, तो E बराबर कितना दिया है? 3 × 10⁻³
3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। और ए बराबर, तो देखिए ए के लिए हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, और 10 सेंटीमीटर बराबर होता क्या है, 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए दशमलव, पीछे से दशमलव 2 अंक खिसकाना पड़ता है। कितना अंक खिसकाना है, 2 अंक। तो यहाँ हो जाएगा 0.10 मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। तो ए बराबर, ये तो ई वेक्टर है, चूंकि यहाँ आई लगा हुआ है तो यहाँ हम यहाँ पे भी दिशा लगा दे रहे हैं। यहाँ पर ए बराबर क्या होगा, तो देखिए 0.1 इंटू 0.1, इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये जो ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻², मीटर स्क्वायर, यही आएगा। आप सोच रहे होंगे कैसे, देखिए एक एक का एक और 2 अंक पर दशमलव पीछे से लगाना है, तो जब पीछे से एक अंक आएंगे, कोई नहीं है तो 0 लगाएंगे, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ क्या लगाएंगे, 0। अब ये दशमलव जब इधर ले जाएंगे तो यहाँ 10⁻² हो जाएगा। तो देखिए अभी तो ये ए निकला है, लेकिन हमें क्षेत्रफल वेक्टर चाहिए। अब क्षेत्रफल वेक्टर का मतलब आप नहीं समझ रहे होगे, तो देखो कोई भी क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्रफल है, ये जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल है ये, तो ये जो क्षेत्रफल है, तो इसका ये जो तल है, जो आगे का तल है, उसके अभिलंबवत ये वेक्टर होता है, उसके क्या होता है, अभिलंबवत। अब इसी को अगर हम अपने 3D के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो यहां देखिए अगर ये एक्स जेड तल में रहेगा ऐसे, तो ये देखिए y की दिशा में है, क्षेत्रफल वेक्टर किधर है, y की दिशा में, तो यहाँ इसका जो भी क्षेत्रफल होगा वहां हमें y मतलब j लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि x की तरफ i लगता है, i कैप, y की तरफ क्या लगता है, j लगता है, और z की तरफ क्या लगता है, k कैप लगता है, यही होता है। तो अब देखिए अगर हम इसको इस तल में रखेंगे तो हमें j लगाना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा है वो इस तल में है, y z तल में है। तो देखिए किधर है, क्षेत्रफल वेक्टर किधर है, ये है x अक्ष की तरफ। तो जब हम इसमें i लगा देंगे तो ये क्षेत्रफल वेक्टर बन जाएगा, यही चीज आपको यहाँ समझना है। तो a वेक्टर बराबर हो जाएगा क्या, 1 × 10⁻², और यहाँ नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि एक लिखिए चाहे मत लिखिए, एक भगवान होता है, एक हर जगह होता है, तो सबका मालिक एक। तो यहाँ पर देखिए ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻² मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ हम फार्मूला लिख देंगे फाई ई बराबर, तो यहाँ वेक्टर हम तभी लगाएंगे जब हमें यहाँ पे दिशा कंफर्म होगा। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिया हुआ है वाई जेड तल, तो इसका मतलब ये एक्स, इसका जो वेक्टर होगा वो एक्स की दिशा में होगा, तो यहाँ आई कैप यहाँ पर भी हम लगा देंगे, और ये भी किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। तो अब हम यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है, यानी कि अदिश गुणन करना है। तो ये हो जाएगा 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, या चलिए इसको बाद में ही लिखते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10⁻² आई कैप ये, और इसका जो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10⁻³ है, यहाँ 10⁻² है, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ देखिए 3 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है, सबका मालिक एक एक भगवान होता है, एक हर जगह होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए आई और आई का यहाँ सॉरी क्रॉस नहीं, डॉट यहाँ लगाइए, क्योंकि क्रॉस से दूसरा मतलब निकलेगा। तो देखिए यहाँ आई और यहाँ पे आई, तो आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस तरह से 3×30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस तरह से जो हमारा हो जाएगा ये आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ए पार्ट को हम लोगों ने कर लिया। अब आइए अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब यक्ष अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तो कुछ नहीं कह रहा है, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा चेंज किया है। जो ये क्षेत्र ऐसे है यानी वाई जेड तल में है,
वो अब थोड़ा सा ये ऐसे कर दे रहे हैं, और जब ये ऐसे करेंगे तो जो इसका अभिलंब है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी इसका जो मतलब जो ये इस तरह से खड़ा है उसको थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं, जिससे जो इस पर जो तल पे खींचा गया अभिलंब है वो कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाने लग रहा है। यानी सीधा सीधा ना होकर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, और इतना टेढ़ा हुआ है कि जो इस क्षेत्रफल पर जो ये अभिलंब खींचा जा रहा है तो वो यक्ष अक्ष से कितना कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या पढ़ा है आपने, ए बी कॉस थीटा, और क्या पढ़ा है, अदिश गुणन यही तो होता है। तो यही चीज हम लोगों को यहां पर भी करना है। तो यहां हम लिखेंगे हल बी, और हल बी में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स। अब कौन सा फ्लक्स है ये आप समझ रहे हैं, मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिए गए तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जो हम लोगों ने अभी ए पार्ट में लगाया। अब यहां डॉट प्रोडक्ट जब हम कर देंगे तो यहां आएगा क्या, यहां आएगा ई ए कॉस थीटा, यही तो आएगा, और क्या आएगा। अब ये जो कोण दिया है हमें, तो यहां कॉस थीटा की जगह यही वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे हम करते हैं या फाई ई बराबर, ई का मान कितना है, 3 गुणे 10 की घाते 3 गुणे 10 की घाते 3। अब देखिए चूंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो गया तो ये परिमाण है, ये मैग्नीट्यूड है, इसलिए यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आई का जो मैग्नीट्यूड होता है, एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू 1 है, तो टोटल इतना ही हो जाएगा। ए का मान कितना हम लोगों का आया था, 10 की घाते -2, यही आया था। और यहाँ पे cos 60 हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पर जो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था तो ये आया था 30, और यहाँ पे cos 60 का मान कितना होगा, cos 60 का मान कितना होगा, 1/2, कितना होगा 1/2। sin 30 का जो मान होगा वो cos 60 का मान होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, जिसको कि आप ऐसे भी चाहो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए चीजों को अगर बेसिक चीजों को अगर आपने अच्छे समझा था वो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि यहाँ सारांश आप जाकर जरूर देख लें, ध्यान से देख लें, फटाफट आप सवालों को करते चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।